Hello and welcome to the Sardana Academy. We have discussed about the Mahajanpad age. In Mahajanpad age, Haranyak dynasty, Shishvanak dynasty and then Nanda dynasty we discussed. Let us start discussing about Mauryan Empire. तो मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया मौर्यन एम्पायर को। हिज रेन वॉज फ्रॉम 321 to 298 BC। 321 BC से लेकर के 298 BC तक उसका राजकाल रहा। 35 ईयर्स में उसने एक छोटे से मगध साम्राज्य को इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया। अगर मौर्यन एम्पायर की बात की जाए तो अब तक इतिहास में इससे बड़ा कोई एम्पायर एरिया वाइज डेवलप नहीं हो पाया। इट हैज़ डेवलप्ड द लार्जेस्ट एरिया वाइज टेरिटरी इन इंडिया। और दूसरे नंबर पर आता है मुग़ल एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर। तो यहाँ हम लोग मौर्यन एम्पायर की चर्चा करते हैं। मौर्यन एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट टेरिटरी है। द रूलर्स नेम वॉज चंद्रगुप्ता, जिसने इसको एस्टैब्लिश किया वो था चंद्रगुप्त। ही यूज टू बिलोंग वृषला डायनेस्टी बट अडॉप्टेड जैनिज्म इन लेटर ईयर्स। तो वृषला डायनेस्टी उसकी ओरिजिनल डायनेस्टी थी, वृषला कुल में वो पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि धनानंद को मारने के लिए विष्णुगुप्त जा रहा था, तो रास्ते में उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए, तो उसमें से एक बच्चा उसको बहुत लीडर लाइक क्वालिटी का मिला, तो उसने उसको अपने साथ ले गया और पढ़ाया लिखाया, शस्त्र शास्त्र विद्या दी। तो वृषल कुल का बच्चा था और उसको नाम दिया विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त, और मौर्य वंश की स्थापना उसी के आधार पर की गई। तो विष्णुगुप्त का इतिहास में नाम चाणक्य भी मिलता है, और चाणक्य ने कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र की रचना की। तो ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लेटर ईयर्स में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और जैन धर्म की ही कस्टम की वजह से इसकी मृत्यु भी हुई। तो 321 में इसने धनानंद की हत्या करके मौर्य एम्पायर को एस्टैब्लिश किया, और फिर इसने 305 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई की। सेल्यूकस निकेटर ने हेरात बलूचिस्तान, कांधार, काबुल पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर अटैक करता है चंद्रगुप्त मौर्य 305 BC में, और सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। हराने के बावजूद भी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किए। और वहाँ ग्रीस में तो हाथी होते नहीं थे, ये तो इंडियन टेरिटरी में ही हाथी देखे गए थे, और राजा जितने भी थे, इंडियन रूलर्स जितने भी थे, वो सब हाथी पर बैठ करके आते थे। तो हाथी को, इतने बड़े एलिफेंट को, इतने बड़े जानवर को देख करके ही जो फॉरेनर्स होते थे उनका दिल बैठ जाता था कि इतना बड़ा रूलर है कि इसके पास हाथी हैं, इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एनिमल। तो इस वजह से ये हाथी पर बैठ करके आते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किए, हराने के बाद भी गिफ्ट किए। जिस इतनी जेनरोसिटी देख करके सेल्यूकस निकेटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का निकाह, हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी।
Rise of Mauryan Empire. Before the Mauryan Empire, India was divided into several warring states. After Chandragupta took over, his army conquered most of the northern and central India. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ा एम्पायर डेवलप किया। उससे पहले छोटे छोटे से राज्य हुआ करते थे भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सब का यूनिफिकेशन किया और सेंट्रल इंडिया से लेकर के नॉर्दर्न इंडिया तक की टेरिटरी पर मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। Chandragupta ruled with absolute power over every aspect of his empire. He commanded a huge army that he used for invasion and putting down revolt. तो उसने बहुत बड़ी आर्मी एस्टैब्लिश की और जहाँ जहाँ भी विद्रोह होते थे उन विद्रोहों को शांत करता था, समाप्त करता था, उन पर अटैक करता था चंद्रगुप्त मौर्य। His army also had 9,000 war elephants that struck fear in his enemies. तो उसकी आर्मी में लगभग 9,000 के आसपास हाथी हुआ करते थे जिनसे पूरे शत्रु खौफ खाया करते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना है। तो जितने भी इंडियन लिटरेचर लिखे गए, इंडियन लिटरेचर में तो ये एविडेंस मिलता है कि चंद्रगुप्त और हेलेना से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम जस्टिन रखा गया। लेकिन ग्रीक लिटरेचर में कहीं भी ये एविडेंस नहीं मिलता कि चंद्रगुप्त और हेलेना का कोई पुत्र भी था। लेकिन खैर अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग बातें मिलती हैं, तो हो सकता है कि चंद्रगुप्त और हेलेना का पुत्र हो जस्टिन नाम से। तो उसने इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया था, धीरे धीरे उसके मन में डर और खौफ भी पैदा होने लगा और इसीलिए जब भी वो खाना खाता था तो खाना खाने से पहले वो उस खाने को अपने नौकर को टेस्ट करवाता था। और फिर ये तो नहीं कि किसी ने इसमें पॉइज़न मिला दिया हो, जहर मिला दिया हो मुझे मारने के लिए। और दूसरा, हर रात वो अपने कमरे बदल बदल करके सोता था और किसी को पता भी नहीं लगता था कि ये किस कमरे में सोया हुआ है। तो इतना ज़्यादा वो प्रिकॉशन लेता था जब इतना बड़ा एम्पायर उसने बना लिया। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये चंद्रगुप्त का ही है और इसके नीचे लिखा हुआ है बालक अजापाल चंद्रगुप्त मौर्य भावी भारत निर्माण की कल्पना में। तो ये जो स्टैचू लगा हुआ है ये इंडियन पार्लियामेंट में लगा हुआ है। इंडियन पार्लियामेंट में भी चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति लगाई गई है अजापाल चंद्रगुप्त के नाम से, उसके बालकपन की ये मूर्ति है। तो इतना बड़ा एम्पायर उसने एस्टैब्लिश किया कि उसको इंडियन पार्लियामेंट में करंट स्टेटस दिया गया है और उसकी मूर्ति भी लगाई गई है। चंद्रगुप्ता's legacy. Chandragupta used the wealth he received during his rule to improve the empire. New irrigation system brought water to farmers. तो इसने एक नया इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया। इसने पर्शियन व्हील को इंट्रोड्यूस किया भारत में और इससे, जिसे रहट भी कहते हैं हम लोग आजकल, इससे सिंचाई की जाने लगी खेतों में। ही डाइड ड्यू टू संलेखना इन श्रवणबेलगोला कर्नाटका। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन धर्म को स्वीकार करके ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही रहने लगा। और जैन धर्म में एक कस्टम होता है जिसका नाम है संलेखना। संलेखना में क्या होता है कि एक्सेसिव फास्टिंग कहते हैं इसे, मतलब बिना कुछ खाए पिए अपने प्राण त्याग देना और खाना पीना छोड़ देना और तब तक कुछ भी ना ग्रहण करना जब तक प्राण ना निकल जाए, मृत्यु ना हो जाए। तो इस एक्सेसिव फास्टिंग को कहा जाता है संलेखना। और क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है विच एंशिएंट इंडियन रूलर डाइड ड्यू टू एक्सेसिव फास्टिंग। तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म स्वीकार करने की वजह से जैन धर्म के कस्टम संलेखना को उसने अडॉप्ट किया अपने अंतिम दिनों में और संलेखना की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटका में हो गई।
इसके टाइम पर बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, जैसे ग्रीक लिटरेचर भी लिखा गया और इंडियन लिटरेचर भी लिखा गया। इसको ग्रीक लिटरेचर में सैंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लिटरेचर में सैंड्रोकोट्स कहा जाता था और ये सैंड्रोकोट्स जस्टिन और स्ट्रैबो जैसे ग्रीक स्कॉलर्स ने लिखा है। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को रूलर ऑफ डकॉइट्स, डकैतों का राजा कहा है। अब सेल्यूकस निकेटर को हराया, तो सेल्यूकस निकेटर को हराने पर जो ग्रीक लिटरेचर और ग्रीक ऑथर्स होंगे वो चंद्रगुप्त की बड़ाई थोड़ी ना करेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में हाइपरबोलिक टेक्स्ट थोड़ी ना डेवलप करेंगे। तो कुछ ग्रीक लिटरेचर ने चंद्रगुप्त के अगेंस्ट भी लिखा, जैसे प्लूटार्क ने रूलर ऑफ डकॉइट कहा चंद्रगुप्त को। मेगास्थनीज वॉज अ वेरी रिनाउंड ग्रीक स्कॉलर हु केम इनटू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक ग्रीक स्कॉलर इंडिया में आता है जिसका नाम था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी, इस बुक का नाम है इंडिका। तो इसके टाइम पर, इसके टाइम के बारे में इंडिका से बहुत कुछ पता चलता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। तो ये दोनों ऐसे टेक्स्ट हैं जो हमें मौर्यन एम्पायर के इनिशियल टाइम के बारे में बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बारे में बताते हैं। मेगास्थनीज लिखता है कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 7 कैटेगरीज, और ये जो 7 कैटेगरीज उसने बताई, जैसे न्यायाधीश, जज, जैसे आर्टिजन, जैसे सोल्जर, जैसे रूलर, तो इस टाइप से उसने कर्म के आधार पर सोसाइटी को डिवाइड किया। और यही लिखता भी है कि उस टाइम मौर्यन एम्पायर में कर्म के आधार पर सोसाइटी का डिवीजन किया गया, 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और ये 7 कैटेगरी में जो लोग थे ये कामगार लोग थे, मतलब जो काम कर रहा था उसी काम का उसने जिक्र किया है कि इसी सोसाइटी में वो डेवलप हो गया। तो ये है, देखिए, पर्शियन व्हील, रहट जिसे कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आज तक भारतीय ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है। इसके अलावा सीढ़ीदार खेत भी उसने इंट्रोड्यूस किए, कॉन्टोर फार्मिंग। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार अगला रूलर बनता है मौर्यन एम्पायर का, जिसका कार्यकाल 297 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक माना जाता है। इसे ग्रीक लिटरेचर में एमिट्रोचेट्स कहा जाता है। एमिट्रोचेट्स वर्ड अमित्र घात से उत्पन्न हुआ होगा। मित्र मतलब फ्रेंड और अमित्र मतलब शत्रु यानी कि दुश्मन, एनिमी। तो अमित्र को, दुष्शत्रुओं को घात लगा करके समाप्त करने वाला अमित्र घात। तो इसने भी अपने एम्पायर का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया। चंद्रगुप्त मौर्य की ही तरह इसने भी अपना एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया अमित्र घात ने, और अमित्र घात के ही नाम को ग्रीक लिटरेचर में एमिट्रोचेट्स नाम दिया गया। इसकी माता का नाम धुरधरा मिलता है। ये भी एविडेंस मिलता है कि इसने अपने टाइम पर अपना दूत ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट के पास भेजा, और एंटियोकस फर्स्ट से ये कहा कि तुम हमें मीठी शराब मतलब स्वीट वाइन, फिग्स मतलब अंजीर, और ग्रीक फिलोसोफर्स दो, ये बताने के लिए कि इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी टेरिटरी है हमारी कि तुम हमसे डरो, और हमें एज अ गिफ्ट ये 3 चीज़ें उपहार में प्रदान करो, स्वीट वाइन, फिग्स एंड ग्रीक फिलोसोफर्स। क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर्स थे और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर थे, जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टू, इस टाइप के स्कॉलर्स थे ग्रीक में। तो एंटियोकस फर्स्ट ने अपना दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, उसका नाम था डायमेकस, और
डायमेकस इंडिया आता है बिंदुसार के दरबार में और फिग्स और स्वीट वाइन लेकर के आता है। और जब उससे ये पूछा जाता है कि ग्रीक फिलोसोफर्स कहाँ हैं, तो वो ये कह देता है कि हमारे राजा ने कहा है कि हमारे फिलोसोफर्स बिकाऊ नहीं हैं। तो ये एविडेंस मिलता है बिंदुसार के शासनकाल में। तो उसके टाइम पर जो ग्रीक ट्रैवलर इंडिया आया, जो ग्रीक एम्बेसडर इंडिया आया एंटियोकस फर्स्ट का, उसका नाम था डायमेकस। इजिप्ट से भी उसके दरबार में एम्बेसडर आते हैं। इजिप्ट का रूलर था उस समय टॉलेमी, और टॉलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा बिंदुसार के दरबार में। तो टॉलेमी फिलाडेल्फस वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट एंड ही सेंट हिज एम्बेसडर टू इंडिया नेम्ड डायोनीसियस। तो डायोनीसियस इजिप्शियन था, डायमेकस ग्रीक था। अब बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक अगला रूलर बना। चंद्रगुप्ता पास्ड द लीडरशिप टू हिज सन बिंदुसार एंड व्हेन हिज सन डाइड लीडरशिप ऑफ द मौर्यन एम्पायर पास्ड टू अशोका। तो अशोक 268 बीसी में रूलर बनता है, 268 बीसी में, जबकि बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 बीसी में। तो लगभग 5 साल के बाद अशोक अगला रूलर बना। और उसके पीछे कहानी ये है कि जब बिंदुसार जीवित था तब उसका बेटा अशोक तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था, तक्षशिला और उज्जैन का सूबेदार हुआ करता था अशोक। तो जैसे ही अशोक को ये पता चला कि उसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई है, क्योंकि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो बीमारी से उसकी मृत्यु हुई वृद्धावस्था के कारण, और उसने अपना मतलब असेटिक लाइफ काफ़ी फिर शुरू कर दी थी जीना। साधु सन्यासियों वाली लाइफ बिंदुसार ने जीना शुरू कर दिया था। और बिंदुसार के ऐसा भी एविडेंस मिलता है कि उसके लगभग बहुत सारे बच्चे थे। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपने आप को राजा घोषित किया था, ये भी एविडेंस मिलता है। 99 भाई मतलब 100 भाई रहे होंगे, 100वां वो था। तो 99 भाइयों की हत्या करी, और इसीलिए इतने भाइयों की हत्या करने की वजह से उसे टाइम लगा मगध का अगला राजा होने में। लगभग 5 साल वो लड़ाइयाँ लड़ता रहा, अपने भाइयों की हत्या करता रहा, और तब अल्टीमेटली जा कर के 268 में वो मगध का अगला रूलर बना 268 में। अशोका एक्सटेंडेड द एम्पायर एंड वॉज द लार्जेस्ट इंडिया हैड एवर सीन। और जब 268 में अशोका रूलर बना मगध का, तब उसने इतना बड़ा एम्पायर डेवलप किया जितना अभी किसी भी राजा ने देखा भी नहीं था। तो ये है, देखिए, अफगानिस्तान से लेकर के पूरा इंडिया, जो ब्लू शेडेड एरिया आप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा एरिया अशोक के टाइम पर डेवलप हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि मगध एम्पायर में या अभी तक पूरे इंडिया में एरिया वाइज जितने भी डायनेस्टीज़ डेवलप हुए, उसमें सबसे बड़ा डायनेस्टी मगध एम्पायर में मौर्यन एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य था। और फिर मौर्य साम्राज्य के बाद जो दूसरा लार्जेस्ट एरिया वाइज डायनेस्टी डेवलप हुआ वो था मुगल। तो कोई और था ही नहीं, केवल 2 ही नाम आते हैं, एक मौर्य और दूसरा मुगल। तो अशोक जब 268 में रूलर बना
तो लड़ाइयाँ ही लड़ता रहा, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी उसने अपने जीवन में। अशोक ने शादी की उज्जैन की राजकुमारी उज्जैन का सूबेदार था, गवर्नर था, तो इसीलिए उसका विवाह उज्जैन से की राजकुमारी देवी से हुआ। तो देवी उसकी पत्नी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा कौरुवाकी का भी एविडेंस मिलता है उसकी पत्नी के रूप में, अशोक की पत्नी के रूप में। तो देवी और कौरुवाकी के एविडेंस मिलते हैं। देवी से कुणाल और कौरुवाकी से तीवर नाम का पुत्र प्राप्त हुआ अशोक को, तो ये भी एविडेंस मिलता है। अशोक ने कलिंगा का युद्ध लड़ा और कलिंगा को आजकल ओडिशा के नाम से जाना जाता है। फॉर 35 years Ashoka ruled the empire. During his first year he conquered new territories. In 261 BC he led his army south into the state of Kalinga. The battle killed thousands and was a turning point of Ashoka. After the battle Ashoka freed his prisoners and converted to Buddhism. तो उसने लगभग 35 वर्षों तक मगध पर शासन किया। 268 में शासन करना शुरू किया था उसने, और लगभग अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में 9th ईयर में उसने कलिंगा पर अटैक किया। और कलिंगा पर अटैक करके लगभग हज़ारों की संख्या में 1,50,000 के आसपास सिपाही मरे। और इतने बड़े नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने लड़ाई झगड़ा छोड़ करके बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। ये एविडेंस मिलता है। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म का एविडेंस मिलता है भाब्रू बेरात के इंस्क्रिप्शन से। वैसे उसने 13 रॉक एडिक्ट बनवाए, पिलर एडिक्ट बनवाए और स्तूप बनवाए। जैसे सांची स्तूप भोपाल में, मध्य प्रदेश में अशोक ने ही बनवाया था। कलिंगा वॉर का जो एविडेंस है ये 13th रॉक एडिक्ट से प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोका अटैक्ड ऑन कलिंगा। तो ये 13th रॉक एडिक्ट से कलिंग युद्ध का पता चलता है, जबकि भाब्रू बेरात के इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म एंड एस्टैब्लिश्ड संघा। तो उसने भी संघ की स्थापना की जैसे महात्मा बुद्ध ने की थी। तो ये भाब्रू बेरात के एविडेंस से मिलता है। अशोक ने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस को पत्थरों पर लिखवाया। उससे पहले किसी भी रूलर ने ऐसा काम नहीं किया था। अशोक ने स्टार्ट किया था पत्थरों पर लिखवाना, और ये जो टेक्निक थी ये उसने ईरानियंस से सीखी थी। सबसे पहला रूलर जिसने पत्थरों पर लिखवाना स्टार्ट किया वो था पर्शियन रूलर डायमेकस। तो डायमेकस से उसने सीखा अशोक ने पत्थरों पर लिखवाना, और बहुत सारे उसने रॉक एडिक्ट्स 13 रॉक एडिक्ट्स लिखवाए, पिलर एडिक्ट्स बनवाए। स्तूपों में उसने बहुत सारी अपने मैसेजेस लिखवाए। तो उसने जो लैंग्वेज यूज़ की वो ब्राह्मी
इंस्क्रिप्शन में उसने लिखवाए अपने एडिक्ट्स। इसके अलावा खरोष्टी इंस्क्रिप्शन में भी उसने अपने मैसेजेस लिखाए। खरोष्टी क्या था कि खरोष्टी वॉज द फ्यूजन ऑफ ब्राह्मी एंड पर्शियन। तो ब्राह्मी और पर्शियन का मिक्सचर था खरोष्टी। जैसे हम लोग लेफ़्ट से राइट में लिखते हैं और उर्दू में पर्शियन में राइट से लेफ़्ट में लिखा जाता है, तो खरोष्टी इंस्क्रिप्शन भी राइट टू लेफ़्ट ही था। राइट टू लेफ़्ट उर्दू जैसे पर्शियन जैसे उसमें भी लिखा जाता था खरोष्टी में। 1837 से पहले अशोक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अशोक है कौन, कहाँ है, क्या है, अशोका द ग्रेट कौन है, कोई नहीं जानता था अशोक के बारे में। 1837 में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन भारत आते हैं जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को जाना और फिर हमें बताया कि अशोक ने ये शिक्षाएं दी, ये काम अशोक ने किए और अशोक ने ये पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स और सांची स्तूपों में और इस तरीके के स्तूपों में ये सब लिखवाया है। तो जेम्स प्रिंसेप की वजह से हम जान पाए कि अशोक वॉज अ रूलर इन इंडिया 2500 years ago and he was a great ruler of India। तो इस वजह से हमें अशोक के बारे में पता चलता है। जेम्स प्रिंसेप ने जो पढ़ा वो हमें बताया। Ashoka practiced and preached Buddhism. He didn't allow sacrifices of animals and gave up hunting। तो उसने अपने यहाँ पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और शिकार करने पर भी बैन था। He built hospitals and built wells every mile along the roads for thirsty travelers। तो उसने अस्पतालों का निर्माण कराया, उसने कुएं खुदवाए और हर मील पर उसने प्यासे लोगों के लिए रोड पर कुओं का निर्माण करवाया। Ashoka issued various writings on moral advice. Some urged people to honor their parents and some urged tolerance। तो उसने बहुत सारे नीतिगत शिक्षाएं पत्थरों पर लिखवाई। कुछ में अपने पिता का सम्मान करने के लिए लिखा, कुछ में सहिष्णुता के बारे में उसने बातें की हैं। His advice was carved on stone pillars। तो उसकी जो शिक्षाएं हैं वो ज़्यादातर रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स में जानी जाती हैं। देखिए ये जो हम लोगों का एम्ब्लेम है, लॉयन एम्ब्लेम, वो भी अशोक ने सारनाथ में बनवाया था और फिर उसे सारनाथ से दिल्ली ले जाया गया। अशोक ने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, महेंद्र एंड संघमित्रा को सीलोन भेजा बुद्धिज़्म के एक्सपेंशन के लिए। सीलोन पुराना नाम था श्रीलंका का, तो आजकल इसे श्रीलंका कहा जाता है, उस टाइम से सीलोन कहा जाता था। तो महेंद्र और संघमित्रा को उसने भेजा सीलोन, श्रीलंका, बुद्धिज़्म के प्रोपगेशन के लिए। अच्छा, जब वो कलिंग वॉर लड़ रहा था तो कलिंग वॉर में एक बच्चा उसको दिखाई दिया। वो उस बच्चे को देखा उसने, वो बच्चा उपचार कर रहा था जो डैमेज थे
जो दर्द से कराह रहे थे उनको पानी पिला रहा था, दवाई दे रहा था। तो उसने उससे पूछा जा कर के तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं एक बोधिसत्व हूँ और मैं इनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब उसने पहली बार बोधि नाम सुना, बोधिसत्व नाम सुना और बौद्ध धर्म के बारे में उसकी जानने की इच्छा हुई और वो उसको अपने साथ ले गया। उसका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा, मोगलीपुत्र तिस्सा। तो मोगलीपुत्र तिस्सा भी उसका गुरु बना और उपगुप्त भी उसको बुद्ध के बारे में बताता है, बुद्धिज़्म के बारे में बताता है। तो उसके दो टीचर्स के बारे में पता चलता है, एक मोगलीपुत्र तिस्सा और दूसरा उपगुप्त। मोगलीपुत्र तिस्सा का नाम बुद्धिस्ट काउंसिल में भी आता है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने ऑर्गेनाइज करवाई थी और इसका चेयरमैन मोगलीपुत्र तिस्सा को बनाया था। और मोगलीपुत्र तिस्सा ने बुद्धिज़्म में एक और पिटक लिखा, सुत्त पिटक और विनय पिटक के अलावा अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्सा ने ही की। तो ये एविडेंस भी देखने को मिलता है अशोक के बारे में। When he died, India was as united as ever, even though the Maurya Empire began to decline. तो जब उसकी मृत्यु हुई, लगभग 40 वर्ष तक उसने मगध पर शासन किया और फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु पर उसके समय पर हमेशा की तरह बहुत ही यूनिफाइड इंडिया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मौर्यन एम्पायर धीरे धीरे श्रिंक होने लगी, डिक्लाइनिंग फेज आ गया मौर्यन एम्पायर का। Last ruler of Mauryan Empire was Vrihadrath. Last ruler of Mauryan Empire was Vrihadrath. And Vrihadrath was killed by his own commander Pushyamitra. पुष्यमित्र ने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और बृहद्रथ की हत्या करने पर मौर्य वंश का अंत हुआ। मौर्यन एम्पायर वॉज फिनिश्ड एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अनदर डायनेस्टी इन मगध किंगडम नोन एज शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी के नाम से पुष्यमित्र ने एक और डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया एंड शुंगा डायनेस्टी वाज अ ब्राह्मणिकल डायनेस्टी, मतलब ब्राह्मण साम्राज्य था शुंगा डायनेस्टी, जो पुष्यमित्र ने इंट्रोड्यूस की आफ्टर द डेथ ऑफ बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की मृत्यु के बाद शुंगा वंश का उदय हुआ और शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था पुष्यमित्र शुंग। तो अब हम लोग शुंगा डायनेस्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे।